तो मेरी लड़ाई जो है वो भाजपा से और शिवराज सिंह चौहान से है। लेकिन जीतू पटवारी जी आए तो एकदम बदलाव का दौर आया। भाजपा में गृह युद्ध की स्थिति, इंदौरी मंत्री हैं जो कभी पत्रकारों को घंटा कह देते हैं, वो मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख देते हैं। गृह युद्ध की स्थिति भाजपा में है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है। गौरव जी, आपका परसेप्शन है ये, मैं ऐसा नहीं मानता। दरअसल आरएसएस और भाजपा जो है ना, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को एक षड्यंत्र के तहत बर्बाद किया। ये आरएसएस के लोग हैं, ये चड्डीधारी लोग हैं जिन्होंने देश की शिक्षा को बर्बाद किया, क्योंकि इन सारे नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। वो थोड़ी देते हैं यूपीएससी, वो थोड़ी देते हैं पीपीएससी, वो थोड़ी देते हैं बैंक की परीक्षा, वो थोड़ी देते हैं नीट की परीक्षा। लेकिन प्रश्न यह है कि मोदी जी इतने नाकारा हैं, इतने अक्षम हैं कि कॉकरोच पार्टी को फंडिंग हो रही है और वो देख नहीं पा रहे हैं। अगर छात्र आंदोलन करे तो वो अर्बन नक्सल है, देशद्रोही है। खेत बचाने के लिए किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी है। अगर मुसलमान अपने अधिकार और नागरिकता बचाने के लिए संघर्ष करे तो वो पाकिस्तानी है। गेहूं की उन्नत फसल मानी जाने वाली सरवती गेहूं के उत्पादन जिस जिले में सबसे ज़्यादा है वो है सीहोर जिला, और सीहोर जिले का एक छोटा सा गांव है तुमड़ी। तुमड़ी से निकलकर एक युवा दिल्ली जाता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, परीक्षाएं देता है, कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो पत्रकारिता में आ जाते हैं, पत्रकारिता में भी असफल होने के बाद राजनीति में आ जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी सफल नहीं हो तो राजनीति में खप जाएंगे। तो राजनीति में खपे हुए इंसान हैं आनंद जाट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके के साथ सबके साथ साझा करते हैं। आनंद जी, आखिर पहले प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन था आपका, फिर आपने पत्रकारिता की राह चुनी और फिर अब राजनीति की राह चुने हुए, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पत्रकारिता में किया, और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे प्रतिष्ठित अखबार के साथ 5 साल काम किया, 2 साल दैनिक भास्कर के साथ काम किया। तो सफलता असफलता इस बात से तय नहीं होती है। सफलता और असफलता इस बात से तय होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। पत्रकारिता करने के बाद मुझे लगा कि मैं जिस सामाजिक बदलाव के लिए काम करना चाहता हूं वो पत्रकारिता के साथ संभव नहीं है। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, इंटरव्यूज़ दिए मध्य प्रदेश पीएससी के, यूपीएससी के मेंस लिखे। फिर उसके बाद वो व्यापम का दौर था, प्रदीप जोशी की एमपीपीएससी का दौर था, तो पेपर लीक वहीं से शुरू हुए थे मध्य प्रदेश में। इसलिए मुझे मौका नहीं मिला तो भारत के आम जनमानस के सामने मैं असफल हूँ। लेकिन मैंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, और फिर मुझे राजनीति की राह भी जो है वो राहुल गांधी जी की वजह से मिली। राहुल जी हमेशा कहते हैं कि मैं ऐसे राजनीति में ऐसे युवाओं को मौका देना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो, यानी कि साधारण परिवार के लोगों को। तो मैं एक गांव में पला बड़ा किसान परिवार का बच्चा हूं, और वहां से निकला हूं, और अपनी जो सोचता हूं वो कह पाता हूं, इसलिए राजनीति में हूं। राजनीति में आने के बाद आपने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, डरो मत। जी। आखिर डरो मत लिखने के पीछे कारण क्या था? इसी इंदौर में एक जगह है महू। तो 26 नवंबर 2022 को जब मेरे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर महू आए थे, तो बाबा साहब के जन्म स्थान पर, उनके स्मारक पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जब महू में उन्होंने जो भाषण दिया था, उस भाषण को मैंने सामने से खड़े होकर सुना था। तो मैंने नहीं देखा कि महात्मा गांधी के साथ कितने लोगों का कारवां चलता था, उनके विचार कैसे थे, लेकिन मैंने गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा, उन्हें सुना, और जब उन्हें सुना तो मैं सुनता रह गया। वो जो संविधान की व्याख्या, तिरंगे की व्याख्या महू में उन्होंने की थी, तो मुझे उसी समय लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए, और मैंने वहीं से किताब लिखना शुरू की थी। और मैं उन कुछ एक भाग्यशाली लोगों में हूँ जिनकी किताब का विमोचन राहुल गांधी जी ने खुद अपने हाथ से किया है।
डरो मत के भाव के साथ आप ये बताने का कष्ट करें कि आप जो कमलनाथ कांग्रेस में भी साथ में थे, आप जीतू पटवारी की कांग्रेस में भी आज हैं, दोनों कांग्रेस में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, दो चीज़ों को आप समझ लीजिए कि मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के द्वारा लाया गया और राहुल गांधी जिस विचार को नीचे तक ले जाना चाहते हैं उस विचार का मैं प्रतिनिधि हूँ। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता बना तो कमलनाथ जी थे और कमलनाथ जी के साथ 1.5 साल पौने 2 साल तक काम किया। फिर जीतू पटवारी जी आ गए तो ये मेरा संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए कि जीतू पटवारी जी ने भी मुझे अपनी टीम में ले लिया। लेकिन मुझे काम करने में कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं आई कि तुम ये काम मत करो या ये बात मत कहो। दोनों ही अध्यक्षों के साथ मेरा काम करने का तजुर्बा जो है वो अच्छा रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ बदली हैं, परिस्थितियाँ देश की बदल गई हैं। जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने तो 2024 के बाद मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं आया और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं और उस क्षेत्र से आता हूं जहां 2023 के पहले वो मुख्यमंत्री थे। तो मेरा स्ट्रगल अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा है, तो मैं पार्टी के अंदर का जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को स्ट्रगल मानकर चलता ही नहीं, क्योंकि एक तरफ एक छोटा सा गरीब किसान परिवार से निकला बच्चा और एक तरफ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी 16.5 साल का। तो वो संघर्ष की मैं समझता हूँ कि आपके दर्शक ज़्यादा बेहतर कल्पना कर पाएंगे। तो मेरी लड़ाई जो है वो भाजपा से और शिवराज सिंह चौहान से है। बात मैं कार्यशैली की कर रहा हूँ कि कमलनाथ की कार्यशैली में, चूंकि कमलनाथ जी बहुत अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं, युवा के तौर पर जीतू पटवारी हैं, क्योंकि उम्र का एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं उस कार्यशैली की बात कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी की कार्यशैली में और जीतू पटवारी की कार्यशैली में क्या अंतर दिखा, क्या कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दी या कांग्रेस पीछे जाती हुई दिखाई दी? देखिए, दोनों ही स्तरों पर अगर मैं देखूंगा तो कमलनाथ जी अपने विज़न और सामर्थ्य के अनुसार कांग्रेस के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही सोचता हूं कि मुझे जो पोजीशन मिली हुई है, पार्टी ने जो मान सम्मान दिया हुआ है, जो पहचान दी है, उसके हिसाब से बेहतर करूं। तो कमलनाथ जी के साथ मैंने वही किया। जीतू पटवारी जी आए तो जीतू पटवारी जी के सामने अलग तरह की चुनौतियां थी। कमलनाथ जी चूँकि लंबे समय से राजनीति में थे और राजनीति के शीर्ष पर थे, तो उनके नेतृत्व के समय जो है वो अलग तरह की चीज़ें थी। लेकिन जीतू पटवारी जी आए तो एकदम बदलाव का दौर आया और भाजपा जिस प्रकार से अपने जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनमें तोड़फोड़ करती है, तो हमने जीतू पटवारी जी के समय वो दौर भी देखा। तो जीतू पटवारी जी के समय में पार्टी के अंदर भी जो लोकसभा चुनाव के पहले तोड़फोड़ की स्थितियां थी वो बहुत ज़्यादा हुई और फिर उसके बाद जो है स्टेबिलिटी आई। तो जब हम काम करते हैं और काम को करीब से होते हुए देखते हैं और उस नीति और कार्यक्रम का खुद हिस्सा होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है कि हाँ, हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर ये बात देखने में आती है और राजनीति में महसूस भी की जा रही है कि जीतू पटवारी का अपने सीनियर नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ तालमेल नहीं है, इनके झगड़े आमने सामने आते रहते हैं। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं, क्या ये झगड़े हैं या नहीं? देखिए, भाजपा में गृह युद्ध की स्थिति है और शिवराज महाराज, लफाज, पर्ची वाले, ये सारे गुट हैं। ये यदा कदा दिख भी जाते हैं आपको। आपके इंदौरी मंत्री हैं जो कभी पत्रकारों को घंटा कह देते हैं, वो मुख्यमंत्री को लेटर भी लिख देते हैं। तो जो भाजपा में गृह युद्ध है उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी परिवार है और वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमारे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बोलकर घर नहीं बिठाती है।
सारे लोग हमारे लिए आदरणीय हैं। जीतू पटवारी जी के लिए भी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी आदरणीय हैं और उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं और जो साथ के लोग हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। जब भी बात कांग्रेस के अंदरूनी कलह या गुटबाजी की आती है तो कांग्रेस हमेशा भाजपा का एक उदाहरण देती है। अपने झगड़ों को सुलझाने की बजाय दूसरों के झगड़ों को दिखाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से कांग्रेस हमेशा पीछे क्यों हटती है? आप खुद ही कह रहे हैं कि मैंने कमलनाथ जी के नेतृत्व में भी काम किया और जीतू पटवारी जी के भी नेतृत्व में काम किया। तो अगर गुटबाजी होती तो मैं अगर कमलनाथ जी के साथ काम कर रहा होता तो इधर कैसे करता? ये एक बात। दूसरी बात यह है कि गृह युद्ध की स्थिति भाजपा में है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है और लड़ाइयाँ सत्ता के लिए होती है। आज कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता एक ही जगह, एक ही जाजम पर बैठा है, वो सारे लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो लड़ाई किस बात के लिए होगी? राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उन्होंने तय कर दिया है कि जीतू पटवारी जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो हम सब मानते हैं इस बात को और ये बात कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं। तो आपको शायद कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है और भाजपा का गृह युद्ध भी आपको गुटबाजी नहीं दिखता है, तो ये तो देखने का नजरिया है ना। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस अचानक से फ्रंट फुट पर आई है, क्योंकि कांकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को के समर्थन में चल रहे आंदोलन में छात्रों को पीटा गया। उसके बाद राहुल गांधी फ्रंट पर आए। हालांकि पहले उन्होंने 2 कार्यक्रम किए हैं, उस बात से इनकार नहीं करें। क्या देर नहीं की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की समस्या को प्रमुखता के साथ उठाने में? गौरव जी, आपका परसेप्शन है ये, मैं ऐसा नहीं मानता। जिस दिन से पेपर लीक की घटना हुई है, बच्चियों जिन्होंने आत्महत्या की है, उन बच्चों से एक एक से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात की है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी के एक भी आदमी ने उनसे बात की है? आप किस बात को कर रहे हैं? जब से नीट का रिजल्ट आया तब से इस देश की एक ही आवाज है, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन कर रही है, हर जगह। और 28 जून के बाद जो है कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट सामने आया है। उसके पहले 17 जून को कोटा में हमारा प्रदर्शन हो चुका है, राहुल गांधी जी का छात्रों के साथ संवाद हो चुका है। तो मीडिया नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि मीडिया कंप्रोमाइज्ड है जो मेन स्ट्रीम का है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन देश की आवाज़ तो राहुल गांधी ही बन रहे हैं ना। आज भी उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चाहिए ही, लेकिन इस्तीफे से अकेले बात नहीं बनने वाली है, पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करना। अच्छा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। दरअसल आरएसएस और भाजपा जो है ना, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को एक षड्यंत्र के तहत बर्बाद किया, क्योंकि जो कुछ जाहिल होते हैं ना, उन्हें शिक्षा व्यवस्था से नफरत होती है और अच्छी शिक्षा से नफरत होती है। आप देखिए ना, जो प्रदीप जोशी ने एमपीपीएससी को बर्बाद किया था, बेदीराम की घटना हो या एमपीपीएससी के पेपर लीक हो, ये 2007-8 की घटनाएं हैं। उसके बाद उसी प्रदीप जोशी को छत्तीसगढ़ पीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी को बर्बाद करने के बाद फिर उन्हें यूपीएससी में सदस्य बनाया जाता है और फिर बाद में यूपीएससी में अध्यक्ष बना दिया जाता है। यूपीएससी पर भी इल्ज़ाम लगे कि यूपीएससी की परीक्षाओं में भारी धांधलियाँ हुई, पेपर लीक हुआ। ठीक इसी तरह से उन्हें बाद में एनटीए में अध्यक्ष बना दिया। तो एनटीए का प्रमुख बनने के बाद जो है पूरे देश भर के जो नीट परीक्षा के बच्चे हैं उनका पेपर लीक हर साल हो रहा है। 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ। तो धर्मेंद्र प्रधान अकेले इस्तीफा दे देंगे तो क्या सिस्टम बदल जाएगा? प्रदीप जोशी जैसे लोगों को बार बार अच्छी पोस्टिंग मिल रही है और जानबूझकर पेपर लीक करवाया जा रहा है। ये आरएसएस की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कुलपति क्या कर रहे हैं, छात्रों के हक का पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में खा रहे हैं। आप देखिए ना, आरजीपीवी के जो कुलपति थे उन पर 19 करोड़ 47 लाख रुपए का छात्र कल्याण निधि के फंड के गबन का आरोप लगा और उसके बाद जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए भगोड़ा घोषित तक किया गया। ये आरएसएस के लोग हैं, ये चड्डीधारी लोग हैं जिन्होंने देश की शिक्षा को बर्बाद किया है। तो ये नीट की परीक्षा अकेले का मामला नहीं है, देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। और जब अच्छी खासी स्टेट के बॉडीज जो है परीक्षाएं ले रही थी, अब नीट का सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया है, ऊपर से लीक होता है, देश भर का बच्चा परेशान होता है। अगर एकाध स्टेट में कहीं धांधली होती
अगर स्टेट वाइज जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता तो एक आध स्टेट में धांधली होती, लेकिन पूरे देश के बच्चों को आपने उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया है। और ये पैसे वालों की व्यवस्था है। गरीब, गांव, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, माइनॉरिटी, इन बच्चों के भविष्य के साथ ये समझौता है। क्योंकि जिस तरह से किसानों का अनाज जो है वो उद्योगपतियों की तिजोरी में रखने की तैयारी थी, ठीक उसी तरह से जो है शिक्षा को भी तिजोरी में बंद कर दिया गया है। हमारे बच्चे क्या करें? क्योंकि इन सारे नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। वो थोड़ी देते हैं यूपीएससी, वो थोड़ी देते हैं पीपीएससी, वो थोड़ी देते हैं बैंक की परीक्षा, वो थोड़ी देते हैं नीट की परीक्षा। शिवराज चौहान के बच्चों ने दी क्या नीट की परीक्षा? उनके बच्चों ने एमपीपीएससी दी क्या? नहीं दी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को धार दी है, क्या आपको लगता नहीं कि उसके मुकाबले कांग्रेस को समर्थन में जिस तरीके से पहले आना चाहिए था या आंदोलन को विशाल स्वरूप में ले जाना था, वो बाद में लेकर गए? नहीं, ये मैं इसी बात का मैंने लंबा उत्तर दिया। इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जानबूझकर जो है कांग्रेस को क्रेडिट ना देने की एक नीति है। और मीडिया जो है राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर कितनी डिबेट करता है? ये असली सवाल ये है। असली सवाल ये है कि 17 बच्चे पहले शुरुआत में जो है जान दे चुके हैं और नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए संवेदना का एक ट्वीट नहीं किया। और जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के बच्चे मांग रहे हैं, उस धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर चाहे भोपाल के स्थानीय सांसद हों या भोपाल के स्थानीय विधायक हों, इंदौर के स्थानीय विधायक हों, जिन बच्चों के माता पिता ने इन जमहूरों को वोट दिए हैं, वो तक धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे और उन बच्चों के लिए संवेदनाओं का एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ये है असली प्रश्न। असली प्रश्न ये नहीं, ये लड़ाई जो है छात्रों की है, ये भविष्य का सवाल है। और इसमें राहुल गांधी जी के जो सवाल हैं वो आज नहीं, सदियों तक गुंजायमान होंगे कि वो खड़ा था, जो देश की आवाज़ बन रहा था, छात्रों की आवाज़ बन रहा था। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने स्किप किया हो। सवाल फिर वही आता है कि जिस तरीके के साथ छात्रों के समर्थन में आना चाहिए था, उस तरीके से राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, एनएसयूआई है या युवक कांग्रेस है, जिस तरीके के आंदोलन कर रही है, उसके मुकाबले कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन एक विशाल स्वरूप में सामने आया। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी को फॉरेन फंडिंग हो रही है। आप क्या मानते हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थापित तथ्य है कि आपातकाल के समय आरएसएस को ऐतिहासिक तौर पर 70 सालों में सबसे ज़्यादा बड़ी विदेशी फंडिंग हासिल हुई थी। जब देश में इमरजेंसी थी उस समय। लेकिन प्रश्न ये है कि मोदी जी इतने नाकारा हैं, इतने अक्षम हैं कि कांग्रेस पार्टी को फंडिंग हो रही है और वो देख नहीं पा रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। प्रश्न ये है कि फंडिंग हो रही, अगर छात्र आंदोलन करे तो वो अर्बन नक्सल है, देशद्रोही है। खेत बचाने के लिए किसान आंदोलन करे तो वो खालिस्तानी है। अगर मुसलमान अपने अधिकार और नागरिकता बचाने के लिए संघर्ष करे तो वो पाकिस्तानी है। पहलवान बेटियां जो हैं वो अगर आंदोलन करे तो वो जातिवादी हैं। तो और यही सारे लोग जब इकट्ठे होकर मोदी जी की सभा में आए तो वो जनता जनार्दन है। तो सवाल पूछने वाले नागरिक बनकर अगर हम बात करेंगे तो हम पर देशद्रोही होने का, पाकिस्तानी होने का, अर्बन नक्सल होने का, नक्सली होने का लेबल लगा दिया जाएगा। और जैसे ही हम भीड़ बनकर जयकारे लगाएंगे तो कि वाह 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 मोदी जी लोकप्रिय हैं। ये क्या तरीका है? हम देश के नागरिक हैं और ये बच्चे हमारा भविष्य, हमारे देश के बच्चे हैं। और इन बच्चों के खिलाफ आप कील लगे हुए डंडे दे रहे हैं, उनको पैलेट गन से मार रहे हैं, उनको शॉक बेटन दे रहे हैं। ये मानवीयता है? ये सरकार है? सरकार हम चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुन सकती। ये इस देश के बच्चे आज सवाल पूछ रहे हैं। और ये अत्याचार इतिहास में हिटलर के, जर्मनी के इतिहास के बराबर याद किया जाएगा कि लोकतंत्र का केवल बाहरी आवरण है। वो हाकिम जिसने कहा था कि जो बेरोजगार युवा हैं काकरोच हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी रुचि का विषय नहीं है। मतलब न्याय भी रुचि से होगा? क्या गजब देश चल रहा है? तमाशा नहीं हो रहा है कि हमारे पास वीडियो सुनने का समय नहीं है? हमारा समय खराब मत कीजिए।
देश की बच्चियों को पुरुष पुलिसकर्मी जो है वो डंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, मार देने की कोशिश कर रहे हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो किसके लिए समय है? बैडमिंटन खेलने के लिए? क्या देश बना रहे हैं हम? इन बच्चों की आंख में आंख डालकर बात कर पाएंगे कल हम लोग? जो भी अंधभक्त हैं, क्या बातें करते हैं? आप आरोप लगा रहे हैं कि आपातकाल के समय आरएसएस के पास सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग आई। तत्कालीन सरकारों ने उस समय कोई कदम क्यों नहीं उठाए? बिल्कुल उठाए, माफी मांगी इन्होंने, माफिया मांगी, और आरएसएस ने उस समय कहा था कि बहुत ऐतिहासिक कदम है। आरएसएस क्यों आया था आपातकाल के समर्थन में? क्या गोलवलकर की चिट्ठी आपने नहीं देखी इंदिरा जी के सम्मान में? अरे आपातकाल का समर्थन करने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग थे। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हुई तो ये जेल में क्यों थे? किस कारण से थे? और देश के सेना और देश की पुलिस को आदेश ना मानने के लिए प्रोवोक किसने किया था? यही सब लोग तो थे। देश के खिलाफ षड्यंत्र अब तक किसने किया? बापू की हत्या किसने की? यही आरएसएस के लोग तो थे। इन पर सरदार पटेल जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था? राष्ट्रपिता की हत्या के आरोप में ही लगाया ना। आपातकाल में भी बैन लगा था। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी तो बैन लगा था। एक ऐसा संगठन जिसका भारत के किसी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक ऐसा संगठन जिस पर 3 बार भारत की सरकार ने बैन लगा दिया हो, प्रतिबंध लगा दिया हो, उस संगठन की विश्वसनीयता पर हमसे बात की जाएगी? ये थे आनंद जाट, अपनी मुखरता और प्रखरता के साथ तीखे आरोपों का जवाब भी दे रहे थे और बचने की कोशिश भी। और ऐसे ही इंटरव्यूज के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप खबर नेशन को देखते रहिए। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर।